तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे यूएफओ पर नासा की पहली आधिकारिक सार्वजनिक बैठक का हिंदी अनुवाद भाग 1। धन्यवाद डेविड डैन, वापस आकर खुशी हुई। सभी को सुप्रभात। मैं आज यूएपी स्वतंत्र अध्ययन सार्वजनिक बैठक आयोजित करने और मुझे भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए नासा को धन्यवाद देकर शुरू करना चाहता हूँ। एरो में नासा हमारी टीम का एक अमूल्य भागीदार रहा है, क्योंकि हम अज्ञात विषम घटनाओं या यूएपी को बेहतर ढंग से समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए काम करते हैं। हम अपनी स्वतंत्र अध्ययन टीम को कमीशन करने के लिए नासा की सराहना करते हैं और यह पता लगाने के लिए कि यूएपी पर अधिक प्रकाश डालने के लिए कौन से डेटा और टूल्स का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि नासा और एरो यूएपी समस्या के लिए बहुत अलग पहलू पर विचार कर रही है, हमारे प्रयास बहुत अधिक पूरक है। हम दोनों डेटा संचालित दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अनुसंधान अखंडता के उच्चतम मानकों के लिए वैज्ञानिक पद्धति के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि नासा अपने अध्ययन के लिए अवर्गीकृत डेटा स्रोतों का मूल्यांकन कर रहा है। एरो के डेटा सेट में राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ वर्गीकृत सामग्री शामिल है। हालांकि यह सभी डेटा सामूहिक रूप से यूएपी की प्रकृति और उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि यूएपी रिपोर्ट का केवल एक बहुत ही छोटा प्रतिशत हस्ताक्षर प्रदर्शित करता है, जिसे उचित रूप से असंगत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एरो और हमारे होर्डिंग्स में रिपोर्ट की गई अधिकांश अज्ञात वस्तुएं आसानी से समझने योग्य स्रोतों की सांसारिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जबकि एरो होर्डिंग्स में बड़ी संख्या में मामले की तकनीकी रूप से अनसुलझे रहते हैं। यह मुख्य रूप से उन मामलों से जुड़े डेटा की कमी के कारण है जो डेविड अभी बोल रहे थे। पर्याप्त डेटा के बिना हम उच्च वैज्ञानिक मानकों को पूरा करने वाले बचाव योग्य निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ है। हम इस बीच कुछ वस्तुओं के लिए समाधान के लिए निर्धारित करते हैं जो संभावित विषम विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। एरो इन मामलों को उच्चतम स्तर की निष्पक्षता और विश्लेषणात्मक कठोरता के साथ देख रहा है। इसमें भौतिक परीक्षण और हमारे विश्लेषणों और अंतर्निहित सिद्धांतों को मान्य करने के लिए मॉडलिंग और सिमुलेशन को नियोजित करना और फिर सहकर्मी समीक्षा करना शामिल है। किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले ही उन नतीजों को एरो ने इन मामलों को उचित तरीके से क्लियर कर दिया है। नासा टीम के सदस्य चर्चा करने और अध्ययन के संभावित वैज्ञानिक क्षेत्रों की सिफारिश करने में मदद करने के लिए जिस पर नासा आगे बढ़ना चाहता है। मैं यहाँ इस बात को रेखांकित करता हूँ कि जैसा मैंने कांग्रेस के सामने किया था, एरो के काम में समय लगेगा अगर हम इसे सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एरो वैज्ञानिक अनुसंधान वफादारी के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि नासा में हमारे साझेदारी यूएपी चर्चा और सूचना के आदान प्रदान के लिए इस सार्वजनिक मंच की मेजबानी के लिए नासा को फिर से धन्यवाद देते हैं। और मैं एक संक्षिप्त प्रस्तुति की ओर मुड़ना चाहता हूँ, जिसमें चर्चा के लिए हाल ही में एक अवर्गीकृत फुटेज शामिल है। कृपया अगली स्लाइड में देखें। यदि आप में से कुछ लोगों ने पिछले महीने खुली सुनवाई में इसका एक संस्करण देखा होगा, यह अब तक के सभी मामलों में से विश्लेषणात्मक ट्रेंड की समग्र समीक्षा है, जबकि संख्या में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। समग्र ट्रेंड्स वही रहता है जो हम देख रहे हैं कि विमान रिपोर्ट की गई ऊंचाई पर है, जहां हम विमान उड़ाते हैं, जो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप ध्यान देंगे कि मेरे पास कोई स्पेस रिपोर्ट नहीं है और कोई समुद्र रिपोर्ट भी नहीं है जो उल्लेखनीय हो, भले ही हम उन सभी डोमेन को ऊपर दाईं ओर देख रहे हो। हमारे पास यूएपी आकार की है जो रिपोर्ट की गई है, और हमारे पास आधे से थोड़ा कम डेटा है। नीचे दाईं ओर आप वास्तव में उन क्षेत्रों के हीट मैप को देख सकते हैं जहां हमने अपनी अधिकांश रिपोर्टिंग मिली है। यह बहुत अधिक संग्रह पक्षपाती नक्शा है। यह वह जगह से है जहां हमारी सेना है और हमारा आईसी, और बीच में कुछ एफएए डेटा है जिसे हम अपनी विशिष्ट यूएपी विशेषताएं कहते हैं। अधिकांश मामलों के लिए जिन्हें हम देखने का एक तरीका देखते हैं, हम इसे एक लक्ष्य पैकेज कहते हैं। यह वह चीज है जिसकी हम ज्यादातर मामलों में तलाश कर रहे हैं। कृपया अगली स्लाइड। यह एक उदाहरण है जिसे मैंने हाल ही में सुनवाई में दिखाया था। यह एक MQ-9 द्वारा मिडिल ईस्ट में 2022 में एक गोलाकार मेटेलिक ऑर्ब है, और हम उस सेंसर प्रश्न पर वापस आएंगे जो डेविड ने पल ही में उठाया था। यह उस चीज का एक विशिष्ट उदाहरण है जो हम देखते हैं कि हम में से अधिकांश इसे दुनिया भर में देखते हैं, और हम इन्हें विशेष रूप से पैरेंट मिन्योर्स के बहुत ही दिलचस्प युद्धाभ्यास में देखते हैं।
मेरे पास इसके अलावा कोई और डेटा नहीं है और इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होने में समय लगने वाला है, जब तक कि हम समान वस्तुओं पर बेहतर हल किए डेटा को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके बाद हम एक बड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। कृपया अगली स्लाइड। मैं इसे एक नई जारी किए गए वीडियो के माध्यम से चलाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि 2 बिंदु आगे पीछे चल रहे हैं। नीचे एक विमान है जो स्क्रीन के पार घूम रहा है और अब आगे पीछे 3 बिंदु घूम रहे हैं। आगे और पीछे चलना सेंसर और प्लेटफॉर्म से है जो इसे इकट्ठा कर रहे हैं। यह पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में P3 पर एक परीक्षण मिशन पर लिया है। उन्होंने इस किस्से को उठाया और अवरोधन करने की कोशिश की और वे रोकने में भी असमर्थ रहे। उस गति के अलावा और आप सेंसर से ही थोड़ा सा डिफोकसिंग देखेंगे। इस बारे में कोई अन्य विषमता नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाए, क्योंकि आगे के विश्लेषण के बाद यह दिखाया गया था कि वे वस्तुएं वास्तव में P3 से उनके विचार से बहुत ही दूर थे और वास्तव में जब हमने एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल डाटा को और भी गहराई से देखा तो ये नामुमकिन लगा। यह उस तरह की चीज है जो बहुत उच्च प्रशिक्षित पायलट के साथ साथ सेंसर दोनों की गलत धारणा को धोखा दे सकती है या प्रदान कर सकती है, और इसे 3 यूएपी के एक विषम समूह के रूप में रिपोर्ट किया गया था। यह कहना ठीक नहीं है कि पायलट नहीं जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं या वे जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में निश्चित नहीं थे। लेकिन कहने का मतलब यह भी है कि जब वे सुनिश्चित नहीं हैं कि वे अभी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और वे यही करने वाले हैं, पर तब हमें इसे देखना होगा। तो मित्रों, यह था यूएपी या यूएफओ पर नासा की सबसे पहली अधिकृत सार्वजनिक बैठक का हिंदी अनुवाद भाग 1। पहली बार नासा ने यूएपी या यूएफओ को सार्वजनिक रूप से माना है। हालांकि नासा या संयुक्त राज्य अमेरिका यूएपी घटनाएं सार्वजनिक करके क्या साबित करना चाहती है या ये यूएपी संकल्पना कितनी वास्तविक है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।